कल्पना कीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होता है, एक पेंशनर की बेसिक सैलरी सीधे 3 गुना बढ़ जाती है। लेकिन जब वो अपना एरियर चेक करते हैं तो पता चलता है कि सरकार ने लाखों रुपए रिकवर कर लिए हैं। घबराहट होना तो लाजमी है ना? किसी को भी लगेगा कि उनके हक का पैसा काट लिया गया है। लेकिन आज हम इस पूरे गणित को ऐसे खोलकर रख देंगे कि ये रिकवरी किसी नुकसान की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े फायदे के रूप में नजर आएगी। फौजी भाइयों और पेंशनर्स के लिए ओआरओपी पर सुप्रीम कोर्ट का नया अपडेट, 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर का असली गणित और डीए एरियर से जुड़ी एक बड़ी अफवाह का पर्दाफाश आज हम करने वाले हैं। जय हिंद, स्वागत है आपका सरकारी साथी पर। जय हिंद। और आज की चर्चा का हमारा मकसद बहुत सीधा सा है। व्हाट्सएप पर हर दिन जो फॉरवर्ड मैसेज और भ्रामक दावों का शोर रहता है ना, उसे पीछे छोड़ते हुए केवल उन ठोस तथ्यों और असली कैलकुलेशंस पर बात करना जो सीधे तौर पर हर एक सरकारी कर्मचारी और फौजी भाई की जेब पर असर डालते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया के इस दौर में असली जानकारी और अफवाह के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो गया है। मैं तो कहूंगी कि ये फर्क समझना सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। एकदम सही कह रही हैं आप। जब कोई जानकारी जटिल कानूनी भाषा या भारी भरकम कैलकुलेशन में लिपटी होती है ना, तो उसे समझना वाकई थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही तो। इसीलिए सबसे पहले उस मुद्दे की गहराई में चलते हैं जिस पर लाखों पूर्व सैनिकों की निगाहें टिकी हुई हैं। ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो एक्स 6200 केस चल रहा है। 21 अप्रैल 2026 को इस मामले में जो हुआ, मैं समझती हूँ वो कोई रूटीन तारीख नहीं थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही अहम दिन था। लेकिन रुकिए, यहाँ एक सवाल उठता है। अक्सर हम सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और बस अगली तारीख मिल गई। 21 अप्रैल को ऐसा क्या अलग हो गया जिसे इतनी बड़ी प्रगति माना जा रहा है? कई लोगों को तो यही लगता है कि कोर्ट में से फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाती हैं। बल्कि माननीय जज साहब ने असल में पेंशनर्स के पक्ष की दलीलें विस्तार से सुनी हैं। अच्छा, मतलब बाकायदा सुनवाई हुई है? बिल्कुल। और कानूनी शब्दावली में इस स्थिति को पार्ट हर्ड यानी आधा सुना गया मामला घोषित किया गया है। पार्ट हर्ड? हाँ, पार्ट हर्ड। ये आम तारीख मिलने से बिल्कुल अलग है और एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी, जो कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने अपनी दलीलें बहुत मजबूती से रखी हैं। लेकिन पार्ट हर्ड सुनने में तो अच्छा लगता है, फिर भी क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अगली बार कोई दूसरे जज साहब आ गए या बेंच बदल गई तो पूरी प्रक्रिया फिर से शून्य से शुरू होगी और फिर से सालों का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, यही तो इस पार्ट हर्ड स्टेटस की सबसे बड़ी ताकत है। मैं समझाता हूं। जब कोई मामला पार्ट हर्ड हो जाता है तो इसका सीधा लीगल मतलब है कि उसी विशेष बेंच ने मामले को सुनना शुरू कर दिया है और अब वही बेंच इसे आगे भी सुनेगी। अरे वाह, मतलब जज बदलने का खतरा ही खत्म। एकदम खत्म। और जो दलीलें कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले ली हैं, वो हिस्सा अब लॉक हो गया है। तो इसका मतलब है कि अब जब 28 अप्रैल 2026 को अगली सुनवाई होगी तो वो जीरो से शुरू नहीं होगी। अच्छा, तो 28 अप्रैल को आगे की प्रक्रिया होगी? जी, उस दिन वकील मेनका गुरुस्वामी की दलीलें सुनी जाएंगी, जो बाकी बचे हुए याचिकाकर्ताओं का पक्ष सामने रखेंगी। ये वाकई एक बड़ी राहत की बात है कि केस अब सिर्फ तारीखों के चक्रव्यूह में नहीं फंसा है। सही बात है, इसमें एक तार्किक प्रगति हो रही है। लेकिन यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट जैसी वास्तविक कानूनी प्रक्रियाएं अपनी गति से चलती हैं, उनमें समय लगता है। बिल्कुल, समय तो लगता है। करने लगते हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं। बहुत सही पॉइंट पकड़ा है आपने। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण वो व्हाट्सएप मैसेज है जिसने पिछले कुछ दिनों से तहलका मचाया हुआ है। वो 18 महीने वाले डीए एरियर का मैसेज? हाँ, वही। हर दूसरे व्यक्ति के फोन पर एक मैसेज घूम रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्री ने कोरोना काल के 18 महीने के डीए और डीआर एरियर को 8.5% ब्याज के साथ 6 किस्तों में देने का ऐलान कर दिया है। और तो और इसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी बताया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। तो इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। रत्ती भर भी नहीं। न तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने के कोरोना काल वाले डीए एरियर पर ऐसा कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और न ही वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई आदेश या प्रस्ताव जारी किया गया है। ये जो 6 किस्तों और 8.5% ब्याज वाली बात फैलाई जा रही है, वो किसी के दिमाग की कोरी उपज है। अगर ये पूरी तरह से झूठी खबर है तो एक बहुत वाजिब सवाल दिमाग में आता है
ये खबरें इतनी तेजी से क्यों फैलती हैं? मतलब रातों रात हर मोबाइल फोन, हर पेंशनर्स ग्रुप में ये कैसे पहुंच जाती हैं? कोई तो कारण होगा कि लोग इतनी आसानी से इन पर विश्वास कर लेते हैं। इसका कारण बहुत ही गहरा और मनोवैज्ञानिक है। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। कंफर्मेशन बायस। देखिए, जब लाखों पेंशनर्स और कर्मचारी किसी चीज का लंबे समय से इंतजार कर रहे हों, जैसे कि ये रुका हुआ एरियर, तो वे ऐसी किसी भी खबर पर यकीन करना चाहते हैं जो उनके फायदे की हो। हाँ, जो वो सुनना चाहते हैं वही खबर में मिल जाता है। बिल्कुल। और अफवाह फैलाने वाले इस मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे सिर्फ ये नहीं लिखते कि पैसा मिलेगा, वे मैसेज में 8.5% ब्याज और 6 किश्तें जैसे बहुत ही सटीक और तकनीकी लगने वाले आंकड़े डाल देते हैं। ये जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों और फौजी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसी ही सटीक अपडेट्स के लिए सरकारी साथी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, क्योंकि जब किसी मैसेज में तकनीकी आंकड़े होते हैं ना, तो वो आधिकारिक सरकारी आदेश जैसा लगने लगता है। सही बात है। एक आम पाठक तो यही सोचेगा कि अगर किसी ने 8.5% जैसी सटीक बात लिखी है तो कहीं न कहीं से कोई पक्की खबर आई होगी। लोग बिना सोचे समझे सिर्फ एक अच्छी खबर बांटने की खुशी में उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। यही होता है। इसीलिए आज के दौर में तथ्यों की गहराई में जाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फिर इन भ्रामक खबरों से बाहर निकलते हैं और उस असली कैलकुलेशन की बात करते हैं जो भविष्य में हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर की आर्थिक स्थिति को बदलने वाला है। आप 8वें वेतन आयोग के गणित की बात कर रही हैं। बिल्कुल, 8वें वेतन आयोग का गणित। ये हिस्सा इतना दिलचस्प है कि इसे समझने के बाद किसी फर्जी मैसेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे एक तरह का आहा मोमेंट कहा जा सकता है। हाँ, कागजों के हिसाब से तो 8वां वेतन आयोग लागू होने की आधिकारिक तारीख 1 जनवरी 2026 है। लेकिन अगर हम पिछले वेतन आयोगों का इतिहास देखें तो कमेटियां बनने और उनकी रिपोर्ट लागू होने में हमेशा समय लगता है। सही कहा। इसलिए व्यावहारिक रूप से इसके 2027 या 2028 तक खिंचने की पूरी संभावना है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस देरी के बीच क्या होगा। जाहिर है, जब तक नया वेतन आयोग पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता, तब तक महंगाई भत्ता यानी डीए रुकने वाला नहीं है। वो 7वें वेतन आयोग की पुरानी बेसिक के हिसाब से ही बढ़ता रहेगा। मतलब जो मौजूदा दरें वो बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल। अगर हम एक अनुमानित प्रक्षेपण वक्र देखें तो ये मौजूदा दरों से बढ़कर 60%, फिर 63%, 65% और अंततः 67% तक भी जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि पेंशनर्स को इस बढ़ी हुई दर पर भुगतान भी मिलता रहेगा। इस पूरी प्रक्रिया को हवा में समझने के बजाय चलिए एक बहुत ही सटीक और वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मान लेते हैं कि एक MACP हवलदार है। MACP यानी मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, जो यह सुनिश्चित करता है कि रैंक ना बढ़ने पर भी आर्थिक फायदा मिलता रहे। उन हवलदार साहब की 17 साल की सर्विस है और OROP 3 के तहत आज उनकी बेसिक पे 22,476 रुपए है। ठीक है, 22,476। अब अगर जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2027 तक यानी पूरे 2 साल का हिसाब निकाला जाए तो क्या तस्वीर बनेगी? तस्वीर बहुत ही साफ है। इन 2 सालों में हर 6 महीने पर डीए का रिवीजन होगा। मान लीजिए ये दरें क्रमशः 60%, 63%, 65% और अंत में 67% रहती हैं। ठीक है। तो इन 2 सालों के 24 महीनों में पुरानी बेसिक 22,476 के हिसाब से उन हवलदार साहब की कुल बेसिक पेंशन बनेगी 5,39,424 रुपए। ओके। अब इस पर जो डीआर यानी डियरनेस रिलीफ मिलेगा वो इन अलग अलग दरों के हिसाब से जुड़कर कुल 3,43,885 रुपए हो जाएगा। यानी जब तक 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी हो रही है तब तक पुरानी व्यवस्था के हिसाब से उनके खाते में डीआर के रूप में करीब 3.5 लाख रुपए आ चुके होंगे। यहाँ तक तो गणित एकदम सीधा है। पुरानी व्यवस्था चल रही है और लगातार पैसा मिल रहा है। बिल्कुल सीधा है। लेकिन असली पेचीदगी तब पैदा होती है जब 8वां वेतन आयोग असल में लागू होता है। हाँ, और सैलरी रिवीजन के साथ फिटमेंट फैक्टर का गुणा भाग सामने आता है। यहीं पर वो बदलाव आता है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लेते हैं कि NCJCM, जो कि कर्मचारियों की जॉइंट काउंसिल है, उनकी मांग के अनुसार 3.833 का फिटमेंट फैक्टर सरकार द्वारा मान लिया जाता है। जी। तो जो पुरानी बेसिक पे 22,476 थी उसे 3.833 से गुणा किया जाएगा। नतीजा ये होगा कि नई बेसिक पे सीधे उछलकर 86,151 रुपए हो जाएगी। बेसिक पे 22,000 से सीधा 86,000।
ये उछाल तो बहुत शानदार है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी पेंच है। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, शुरुआती 6 महीने के लिए डीए वापस 0% पर आ जाएगा। अच्छा, मतलब 0 हो जाएगा? हाँ, 0। उसके बाद वो इस नई और बढ़ी हुई बेसिक पे 2%, फिर 4% की दर से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। अब अगर हम उसी 2 साल के पीरियड का, यानी जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 का हिसाब इस नई बेसिक 86,151 पर निकालें, तो क्या होगा? चूंकि शुरुआती महीनों में डीए 0 था और फिर 2 या 4% के हिसाब से बढ़ा, तो इन पूरे 2 सालों में कुल डीआर सिर्फ 67,200 रुपए ही बनेगा। यही वो बिंदु है जहां सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। पुरानी व्यवस्था में डीआर बन रहा था 3,43,885 और नई व्यवस्था में उसी समय सीमा के लिए डीआर बन रहा है केवल 67,200। हाँ, ये तो लगभग 2.25 लाख रुपए का अंतर है। बिल्कुल। तो क्या जब एरियर का हिसाब होगा तो सरकार इस अतिरिक्त मिले हुए पैसे को वापस ले लेगी? क्या इसे एक तरह की रिकवरी माना जाएगा? देखिए, इसे रिकवरी कहना एक बहुत ही डरावना शब्द इस्तेमाल करना है, जबकि असल में ये सिर्फ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट? हाँ, नियम बहुत स्पष्ट हैं। सरकार कभी भी एक ही समय अवधि के लिए 2 बार डीआर का भुगतान नहीं करेगी। जब 8वें वेतन आयोग के एरियर की फाइनल बैलेंस शीट बनेगी, तो कैलकुलेशन इस तरह होगा कि एक पेंशनर को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से पहले ही कितना डीआर मिल चुका है। मतलब हमारे हवलदार वाले उदाहरण में उन्हें 3,43,885 मिल चुके थे, जबकि नए स्केल के हिसाब से उन्हें सिर्फ 67,200 मिलने चाहिए थे। बिल्कुल। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी करीब 2,76,685 रुपए, उसे नए वेतन आयोग के कुल एरियर में से एडजस्ट कर लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को अगर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये ठीक मोबाइल फोन के पोस्टपेड प्लान को अपग्रेड करने जैसा है। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत सही है ना? मान लीजिए महीने के बीच में एक पुराना प्लान चल रहा था जिसका कुछ पेमेंट एडवांस में हो चुका था। फिर बीच में ही एक नया ज्यादा डेटा वाला महंगा प्लान एक्टिवेट कर दिया गया। जब महीने के अंत में फाइनल बिल आता है तो जो पुराना प्लान इस्तेमाल कर लिया गया और जो पैसे पहले ही दे दिए गए थे, उनका पूरा हिसाब नए बिल के साथ एडजस्ट हो जाता है। हाँ, एकदम ठीक, मोबाइल प्लान की तरह। और जिस तरह नया प्लान लेने पर पुराना बचा हुआ बैलेंस नए बिल में सेटल हो जाता है, वैसे ही यहाँ पुरानी बेसिक का अतिरिक्त मिला हुआ पैसा नए एरियर में सेटल हो जाता है। इसमें कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहा होता, कोई पेनल्टी भी नहीं लग रही होती। बिल्कुल नहीं, बस अकाउंटिंग की बैलेंस शीट बराबर की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि नई बेसिक पेंशन 22,476 से बढ़कर 86,151 हो चुकी है, इसलिए लंबी अवधि में हर महीने हाथ में आने वाली पेंशन में भारी बढ़ोतरी होती है। ओवरऑल हमेशा फायदा ही होता है। बस एरियर का ब्रेकअप देखते समय जब एडजस्टमेंट या रिकवरी के कॉलम में लाखों रुपए लिखे हों, तो किसी भी पेंशनर को घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग प्रक्रिया है। एकदम सही बात है। ये गणित समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड किसी पेंशनर को डरा ना सके। हाँ, अब इन भारी भरकम वित्तीय कैलकुलेशंस और लाखों के एरियर की बातों से बाहर निकलते हैं और रोजमर्रा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याण या वेलफेयर के मुद्दे पर आते हैं, जो कि हर पूर्व सैनिक की पहचान से जुड़ा है। जी, ये मुद्दा सीधे तौर पर हर पूर्व सैनिक की पहचान और सुरक्षा से जुड़ा है। एक्स सर्विसमैन आईडी कार्ड के नए और सख्त नियम। ये वाकई एक ऐसा विषय है जो हर फौजी परिवार से सीधा जुड़ा है। पश्चिम बंगाल राज्य सैनिक बोर्ड ने 10 अप्रैल 2026 को एक बहुत ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। अच्छा। और ये कोई उनका अपना बनाया हुआ नियम नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर केंद्रीय सैनिक बोर्ड के व्यापक नियमों पर ही आधारित है। तो ये नियम किस बारे में है? ये निर्देश इस बारे में है कि अगर किसी पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों यानी डिपेंडेंट्स का आईडी कार्ड गुम हो जाता है तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी और प्रक्रिया क्या होगी। फौजी जीवन में आई कार्ड की अहमियत क्या होती है, ये तो सिर्फ एक फौजी ही समझ सकता है। सर्विस के दौरान तो आई कार्ड को मजाक में दूसरी बीवी तक कहा जाता था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उसकी इतनी हिफाजत करनी पड़ती थी कि छुट्टी जाते वक्त ट्रेन में सबसे ज्यादा फिक्र इसी बात की होती थी कि पर्स में रखा आई कार्ड सुरक्षित रहे। वो सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरी फौजी पहचान का सबूत होता था। ये एहसास रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिक बन जाने पर भी बिल्कुल कम नहीं होता, बल्कि एक पूर्व सैनिक पहचान पत्र की अहमियत नागरिक जीवन में और भी बढ़ जाती है। वो कैसे? देखिए, इसी कार्ड से कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट का एक्सेस मिलता है। इसी से ECHS पॉलीक्लिनिक में मुफ्त और उच्च स्तर का इलाज मिलता है और कई सुरक्षित छावनी क्षेत्रों में प्रवेश भी
इसी से तय होता है। इसीलिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम काफी सख्त बनाए गए हैं। तो अगर नियमों की बात करें तो पेनाल्टी क्या रखी गई है? पहली बार रिटायरमेंट के बाद नया आई कार्ड बनवाना पूर्व सैनिकों के लिए बिल्कुल फ्री रखा गया है, जो कि एक सम्मानजनक बात है। लेकिन असली सख्ती तब शुरू होती है जब ये कार्ड गुम हो जाए। गुम होने पर क्या चार्ज है? पहली बार गुम होने पर 100 रुपए, दूसरी बार गुम होने पर 200 रुपए और तीसरी बार गुम होने पर 300 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। पूर्व सैनिकों के लिए तो जुर्माने की ये रकम फिर भी थोड़ी व्यवहारिक लगती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम आश्रितों यानी डिपेंडेंट्स के कार्ड की बात करें तो वहां नियम बहुत ज्यादा सख्त नजर आते हैं। आश्रितों के मामले में क्या प्रावधान किए गए हैं? डिपेंडेंट्स के मामले में सख्ती इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस कार्ड के दुरुपयोग का खतरा भी ज्यादा होता है। आश्रितों का नया कार्ड बनवाने के लिए शुरुआत में ही 100 रुपए का शुल्क लगता है। नया बनवाने पर ही 100 रुपए? जी, और अगर वो कार्ड गुम हो जाए तो जुर्माने की रकम काफी भारी है। पहली बार गुम होने पर सीधे 300 रुपए का जुर्माना है। दूसरी बार गुम होने पर यह रकम दुगनी होकर 600 रुपए हो जाती है। बाप रे, 600! और अगर किसी वजह से तीसरी बार भी कार्ड गुम होता है तो 900 रुपए का भारी भरकम जुर्माना देना होगा। मैं सोच रही थी डिपेंडेंस पर इतना ज्यादा जुर्माना लगाने के पीछे की सोच क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने के लिए है? बिल्कुल नहीं। इसका मकसद राजस्व नहीं बल्कि जिम्मेदारी का एहसास कराना है। पूर्व सैनिकों को तो सर्विस के दौरान दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की कड़ी ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन आश्रित नागरिक होते हैं। हाँ, उन्हें वो ट्रेनिंग नहीं मिली होती। वही तो, एक आश्रित का आई कार्ड अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो वो व्यक्ति सीएसडी कैंटीन या ईसीएचएस सुविधाओं का दुरुपयोग कर सकता है या संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। ये भारी जुर्माना जानबूझकर एक निवारक के रूप में रखा गया है, ताकि परिवार के सभी सदस्य इस पहचान पत्र को एक उच्च सुरक्षा दस्तावेज की तरह ही ट्रीट करें। एकदम सही। और जुर्माने की इस रकम से ज्यादा दिलचस्प और राहत देने वाली बात यह है कि इस जुर्माने का भुगतान कैसे किया जाएगा। पूरे देश में जिस तरह से डिजिटल इंडिया की लहर है, उसका असर अब सैनिक बोर्डों में भी साफ दिखने लगा है। मतलब अब पेमेंट का तरीका भी बदल गया है? जी, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिला सैनिक बोर्ड में नकद या कैश लेन देन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ये इस नए दिशा निर्देश की सबसे बड़ी और अहम खासियत है। तो अब कैश नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। अब कोई भी व्यक्ति जिला सैनिक बोर्ड के ऑफिस में जाकर किसी बाबू को नकद पैसे नहीं देगा। सारा पैसा पूरी तरह से ऑनलाइन क्यूआर कोड के जरिए ट्रांसफर होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये पैसा सीधे राज्य सैनिक बोर्ड आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे फंड के खाते में जमा होगा। इसके लिए बाकायदा आधिकारिक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और काउंटर पर स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड जारी किया गया है। ये पारदर्शिता के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है। कई बार लोगों को शिकायत रहती थी कि नकद जुर्माने का पैसा कहाँ जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं रहता। लेकिन अब इस डिजिटल व्यवस्था से ये सुनिश्चित हो गया है कि जुर्माने के रूप में दिया गया एक एक रुपया सीधे वेलफेयर फंड में जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर 3 महीने में इन सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस की पूरी ऑडिट रिपोर्ट भी राज्य सैनिक बोर्ड को भेजनी अनिवार्य कर दी गई है। ये एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम है जिसमें भ्रष्टाचार या पैसे के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये पैसा वापस घूमकर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के काम ही आएगा। आज की इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोकर देखा जाए तो एक बात बहुत साफ उभर कर आती है कि पूरा सिस्टम लगातार इवॉल्व हो रहा है। हमने देखा कि कैसे ओआरओपी विसंगति जैसे जटिल मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में पार्ट-हर्ट के जरिए ठोस दलीलें लॉक हो रही हैं। हाँ, हमने ये भी समझा कि 18 महीने के डीए एरियर पर 8.5% ब्याज जैसी खबरें सिर्फ एक कन्फर्मेशन बायस का नतीजा हैं, जिनसे बचना हर कर्मचारी के लिए जरूरी है। बिल्कुल बचना चाहिए। और सबसे अहम बात, हमने 8वें वेतन आयोग लागू होने पर डीए के शून्य होने और फिटमेंट फैक्टर के उस असली गणित को भी समझा, जिसमें पुराने डीआर की रकम नए एरिया से एडजस्ट की जाती है, बिल्कुल एक मोबाइल प्लान अपग्रेड की तरह। जी। और अंत में आई कार्ड गुम होने पर लगने वाले भारी जुर्माने और उसकी पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी पेमेंट व्यवस्था को भी देखा, जो सीधा फ्लैग डे फंड में जाती है। इन सभी बातों पर गहराई से विचार करने पर एक बहुत ही दिलचस्प और भविष्योन्मुखी विचार सामने आता है। सोचने वाली बात यह है कि आज रक्षा कल्याण से जुड़ी हर चीज तकनीक की तरफ बढ़ रही है। हाँ, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। चाहे वो डीए और एरियर का एडवांस ऑनलाइन कैलकुलेशन हो,
जो अब हर व्यक्ति अपने फोन पर कर सकता है, या आईडी कार्ड फाइन का सीधा QR कोड से फ्लैग डे फंड में पेमेंट। व्यवस्था हर कदम पर पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी हो रही है। सही कहा। तो ऐसे में क्या आने वाले समय में ये संभव है कि OROP और पेंशन की ये सारी जटिल विसंगतियां, जिनके लिए आज पूर्व सैनिकों को सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं और सालों इंतजार करना पड़ता है, वे भी ऐसे ही किसी स्मार्ट ऑटोमेटेड डिजिटल सिस्टम से सुलझ जाएंगी? ये तो बहुत ही शानदार विचार है। क्या कोई ऐसा वक्त आएगा जब एक क्लिक पर पूरे सर्विस रिकॉर्ड का विश्लेषण होगा और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप या त्रुटि के हर पूर्व सैनिक के खाते में उसकी एकदम सटीक और विसंगति रहित पेंशन पहुंच जाया करेगी? ये कैसा विचार है जो उम्मीद भी जगाता है और जिस पर हम सबको सोचना भी चाहिए। बिल्कुल, तकनीक जिस तेजी से बढ़ रही है, ये उम्मीद करना बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक बहुत ही शानदार चर्चा रही आज की। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।